हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए हैं, उन मैसेजेस में आप लोगों का कहना है कि मैम यूजीसी नेट के लिए 15 डेज़ में हमारा रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए, तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से चैप्टर्स हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज पक्का कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो को फर्स्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी और चैप्टर वाइज भी बताऊंगी और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 15 डेज़ की। क्योंकि देखो अभी ऑलमोस्ट 20 डेज़ बाकी है, लेकिन फिर भी 15 डेज़ जो है वो आप इफेक्टिवली आपके हाथ में होता है रिवीजन के लिए। और लास्ट मोमेंट में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने के लिए नहीं कहती कि लास्ट मोमेंट में आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों में कितना कितना टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट से भी सवाल आते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस करना है अभी पेपर सेकेंड पर, जो कि आपका अपना पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम नेट क्वालिफाइड, जेट ऑल्सो क्वालिफाइड and PhD from University of Jammu. My specialization is in econometrics and mathematical economics, and I have published my paper on rural credit, and this is my mobile number 9320634901 और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट का MCQ का सेट नहीं बनाया है, तो वो सेट मेरे द्वारा पब्लिश किया जा चुका है मेरे ऐप पर। इसको आप मेरे ऐप से देख सकते हैं। और मंथ एंड चल रहा है, तो क्लास प्लस के द्वारा मेरे ऐप पर डिस्काउंट कूपन भी जनरेट किया गया है। तो इस डिस्काउंट कूपन को आप लेकर के उस ऐप जो आपका कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि दिसंबर के लिए आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 15 डेज़ में कैसे आपने तैयारी करनी है, कैसे आपने रिवाइज करना है, रिवीजन इन 15 डेज़। सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये बोलूँगी कि अभी आपने MCQs पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आप बना रहे थे हर चैप्टर के साथ, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपने उसको बनाना शुरू कर दिया था। और पहले भी मैंने गाइड किया है आप लोगों को, यूट्यूब पर आकर के ही गाइड किया है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ MCQs बनाते जाइए। और MCQs बनाते समय आपको ये पता चलेगा कि सवाल किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने ग्रीन पेन से और रेड पेन से हाईलाइट करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने ये भी कहा था कि आप ग्राफ को ब्लैक कलर से बनाएंगे और रेड एंड ग्रीन कलर यूज करेंगे हाईलाइट करने के लिए, है ना। पुराने वीडियोस में जाके आप मेरे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो जिन्होंने फॉलो किया है ठीक है, नहीं भी किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज चलिए, और टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो MCQs अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ चलोगे ना, तो पूरे चैप्टर्स में कहीं कहीं से आप कुछ कुछ रिवाइज करते रहोगे और टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते हैं तो टाइमली आपका रिवीजन हो पाता है। जैसे पहले मैं कंजम्पशन चैप्टर से बात करती हूँ। पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 4 भागों में बांटते हैं ना। पहला उपभोक्ता, उसके बाद हम लेते हैं प्रोडक्शन चैप्टर, देन कॉस्ट, देन मार्केट। तो कंजम्पशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्राफ है। ग्राफ के साथ साथ मैं बोलूँ तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुड्स, वस्तु, इससे सवाल हमेशा आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घटेगा तो दूसरे गुड्स पे क्या असर पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक की कीमत घटती है तो दूसरे के डिमांड पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल आते ही आते हैं। इसके साथ ही साथ इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, गिफन गुड्स की शर्तें क्या हैं, गिफन गुड्स में विभिन्न प्रकार के प्रभावों को आपको देखना है। तो ये जो वस्तु का चैप्टर है, गुड्स का चैप्टर है, उसको एक बार शांत दिमाग से आपने पढ़ना है और पढ़ करके दोबारा अपनी कॉपी को बंद करके लिखना है। क्योंकि देखो रिवीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है रिवीजन की, वो है पढ़िए और लिखिए। जब तक आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं, आपको वो चीज़ पूरी तरह से याद नहीं होती। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड से वो चीज़ें फ्लो की तरह निकलती हैं। ठीक है, बिलीव मी, आप इस स्ट्रैटेजी को अपना के देखो। बिल्कुल अभी भी आपके पास 15 डेज़ है, टाइम बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है ना। दूसरी चीज़, कंजम्पशन चैप्टर में 2 मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला मैथ जहां पर आपको अवकलन यूज करना होता है, डिफरेंशिएशन, वो कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। इलास्टिसिटी का जो मैथ आता है जहां पर हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, वो वाला मैथ आपने पक्का एक बारी रिवाइज कर लेना है। दूसरा मैथ जो कि पूछा जाता है वो है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अतिरेक, जिसमें आप इंटीग्रेशन यूज करते हो, समाकलन यूज करते हो। तो ये दो मैथ जो आपने पहले भी बनाया होगा, अपने बनाए हुए मैथ को ही दोबारा बना लीजिए। जो भी ऐप पर स्टूडेंट मेरे पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी हमेशा बोलती हूँ कि जो मैंने बनवा दिया है उसी को एक बार बनाओ, ज़्यादा 2-3 तरह के वेरिएशंस में मत जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिक्स तो नहीं बदलते, फॉर्मूला नहीं बदलता, केवल एल्जेब्रिक डेरिवेशन बदलते हैं। कहीं पर x+2 होल स्क्वायर रहता है, कहीं पर x+4 क्यूब रहता है ना। तो थोड़ा सा मैथ का बेसिक्स अगर आपका ठीक है या आपने मेहनत करी है तो आप आराम से बना लोगे। तो पैनिक मोड में नहीं जाना, जो मैथ आपने पहले बनाया है एक बार उसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। इंटीग्रेशन है तो FB माइनस FA, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। इस फॉर्मूले को आपने एक बार ध्यान से बना लिया तो कैसे भी मैथ आएंगे आप उसको बना लोगे। और कंज्यूमर सरप्लस के चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो अवकलन का सूत्र है AXN इज इक्वल टू ANX n-1, दैट्स इट। इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिए, इस पर मैथ को 2 बार 3 बार बना लीजिए। जब आप कॉपी बंद करके और उसको सॉल्व करोगे, अगर एक बार में सॉल्व हो गया तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, और अगर एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है तो उस पर टाइम वेस्ट कीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये बोल दें कि ये चैप्टर मत पढ़ो, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा वेरी करते हैं। एक तरह का कोई पैटर्न नहीं रहता कि इसी से सवाल आ रहे हैं तो ऐसे ही आएंगे। कभी मैथमेटिकल से सवाल ज़्यादा होते हैं तो कभी डेवलपमेंट से सवाल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। माइक्रो के दूसरे चैप्टर पर आ जाओ, प्रोडक्शन चैप्टर। प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को बना करके वो ग्राफ क्या कह रहा है इसको आपने बहुत ही ध्यान से लिखना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उनसे जब सवाल आते हैं थोड़े से घुमा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का या परिवर्तनशील अनुपात के नियम का ग्राफ अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, एक बार नहीं 2 बार कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे डिराइव करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये जो एल्जेब्रिक डेरिवेशन है इसको आपने पक्का से एक बार ही कर लेना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कैसे डिराइव होता है ये भी आपने देख लेना है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिज लाइन, रिज रेखा। रिज रेखा के लेफ्ट साइड में किसकी प्रोडक्टिविटी 0 होती है, रिज रेखा के राइट में किसकी प्रोडक्टिविटी 0 होती है, रिज रेखा के ऊपर किसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें आप पढ़ो ना पढ़ो इन पर ज़रूर ध्यान देना है ना, क्योंकि ये क्या है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं माइक्रो के। अब इसके बाद कॉस्ट का चैप्टर है, तो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। कॉस्ट में कौन सा कर्व किस शेप का होता है, AFC का शेप क्या है, टोटल कॉस्ट का शेप क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मार्केट में भी ओलिगोपोली और मोनोपोली इन दोनों से सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मोनोपोली चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, और मोनोपोली चैप्टर के बाद आ जाना ओलिगोपोली पर। ओलिगोपोली के जितने मॉडल हैं, डिओपोली का मॉडल, ओलिगोपोली का मॉडल, ये बहुत अच्छे से बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, क्योंकि जो ओलिगोपोली के मॉडल्स हैं ना आपस में काफ़ी कनेक्टेड लगते हैं। तो ओलिगोपोली के मॉडल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैथ्स इसके हैं, मैथ इस चैप्टर से कैसे आते हैं, वो मात्रा निकाले जहाँ पर लाभ अधिकतम हो। और ये मैथ बहुत ही फेवरेट मैथ है एग्जामिनर का, जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है इस मैथ को ज़रूर लिया जाता है, ठीक है। वो क्वांटिटी आपको निकालनी होती है जहाँ पर प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी। तो इसका जो मैथ है
मैंने आप लोगों को बना करके ऑनलाइन भी बताया है कि जहाँ पर MR=MC होता है वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, तो बहुत ही शॉर्टकट में ये मैथ बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ का बैकअप ज़रूरी है, आपको डिफरेंशिएशन का पूरा नॉलेज रहना है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, आप अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सब करते रहो, लेकिन जो टॉपिक मैंने यहाँ आपको बोला है उन सारे टॉपिक को आज ही रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इन टॉपिक को इग्नोर किया है, इन टॉपिक को कम रिवाइज किया है तो मुश्किल हो सकती है। इन टॉपिक्स पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी से मैथ पूछे जाते हैं। Y=C+I+G, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हुए हमें इक्विलिब्रियम इनकम पर हम पहुंच सकते हैं, इससे हमेशा मैथ पूछे जाते हैं। दूसरा मैथ मल्टीप्लायर का मैथ होता है, आप बहुत अच्छे से बना लेते हो। अगर आपसे सिंपल मल्टीप्लायर पूछा जाए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा जाए, आप बना लेते हो। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पूछा जाएगा तो भी बना लेते हो। टैक्स मल्टीप्लायर में 2 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। टैक्स मल्टीप्लायर जो है, कर गुणक जो है, उसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक प्रोपोर्शनल मल्टीप्लायर का और एक लमसम मल्टीप्लायर का। दोनों फॉर्मूलाज को अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अभी देख लीजिए, दोनों फॉर्मूला अलग है और दोनों फॉर्मूला पे मैथ अलग तरीके से बनता है, ठीक है। बस इसमें मैक्रो में इतना भी अगर आप मैथ बना लेते हो तो बहुत काफ़ी है। चैप्टर्स की मैं बात करूं तो जो सबसे फेवरेट चैप्टर होता है, जो एग्जाम सेट करते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका, और वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इन तीनों से सवाल बहुत बार उठाए गए हैं, कभी मैच करने वाले सवाल, और इन तीनों में भी जो सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स में, सबसे फेवरेट, वो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, है ना। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो हमारे ड्यूजनबरी ने दिया था, उन्होंने इसको इजाद किया था, तो उस चैप्टर को, ये जो इनकम हाइपोथेसिस है, इसको बहुत ध्यान से इसकी एक एक चीज़ को पढ़ना। आप जब क्वेश्चन बना रहे होगे, पिछले 10 साल के भी आप क्वेश्चन बना लो, आप देखोगे कभी भी एक तरीके के सवाल नहीं आए, है ना। इससे तो बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर इस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में बहुत सारे प्रभाव दिखते हैं, है ना। इसमें राशि इफेक्ट भी दिखता है, इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी दिखता है। तो इस चैप्टर से तो कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ये चैप्टर बड़े ध्यान से आपने करना है। इसके बाद मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर से भी सवाल आते हैं। एक्सेलरेटर किसका प्रभाव किस पर देखता है ना, एक्सेलरेटर है क्या, और एक्सेलरेटर से बहुत कम देखा है, लेकिन एक्सेलरेटर वाले मैथ भी थोड़े पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाओ ट्रेड साइकिल में से काफ़ी ज़्यादा उससे भी सवाल आए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपने कर लेना है, ये 2 मैथ्स आपने ध्यान दे लेने हैं मैक्रो पर। तो जो मैंने आज बताया है, जो टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन किया है माइक्रो और मैक्रो का, इनको तो आपने रिवाइज करना ही करना है, और बहुत ही अच्छे से। और अगर एक बार में ये मैथ नहीं बनते हैं तो मैंने क्या बोला, टाइम इस पर ज़रूर वेस्ट कीजिए, वो फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपने इसको एक बार में बना लिया तो इस पर टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन अगर एक बार में ये मैथ नहीं बनता है तो इस पर टाइम वेस्ट करना, वो फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ सांख्यिकी, मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स। पिछले 2 बार में मैंने ट्रेंड देखा है, स्टूडेंट मैथमेटिकल से सवाल बहुत उठाए गए हैं, इकोनोमेट्रिक्स से सवाल बहुत उठाए गए हैं, बट ईजी वाले सवाल हैं। अगर आप मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स पर ध्यान दोगे तो, खासकर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो अभी मैं अपने करंट बैच में करवा भी रही हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, अधिकतमीकरण का कंडीशन की शर्त क्या है ना, मिनिमा की शर्त क्या है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो मैथमेटिकल के सवाल बुक से छापे नहीं जाते, ये बनाए जाते हैं, है ना। आपको पिछले 1-2 एग्जाम के पहले मैंने देखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा की 3 शर्तें दे दी गई थी। तो ये शर्तें भी आपने पता होनी है कि कोई भी, जैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी कर्व है वो मिनिमम पर है, ये आप कैसे पता करोगे, वो मैक्सिमम पर है, ये आप कैसे पता करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के।
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव में हम देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है ना। 4 क्वाड्रेंट में हम इसको लेके चलते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 क्वाड्रेंट में, कि ये ग्राफ जा किधर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। दूसरा, इससे जो मैथ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मैथ आपको मैंने एक बार ऑनलाइन भी बताया है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट पे कमांड होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट आप अच्छे से निकाल लेते हो, को फैक्टर आप अच्छे से निकाल लेते हो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपने पता होना है, तभी आप किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने बोली, डिटर्मिनेंट निकालना है, को फैक्टर निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपको आना है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि देखो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी को भी किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैक्सिमा, मिनिमा, ये 2 चैप्टर से मैंने बहुत सारे सवाल देखे हैं। इनपुट आउटपुट और इसके साथ ही साथ जो आपका इनपुट आउटपुट से आते हैं सवाल, थोड़े से थियोरेटिकल सवाल आ जाते हैं। और मैथमेटिकल में मैं और बोलूँ स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स से भी सवाल देखे गए हैं, सेट थियरी से भी सवाल देखे गए हैं, लेकिन खासकर जो मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है उससे ज़्यादा सवाल देखे हैं मैंने। डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद आ जाओ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब आता है तो आपने समझ नहीं आता कि मैम ये मैथमेटिकल का सवाल था कि इकोनोमेट्रिक्स का सवाल था, कि देखो स्टैट, मैथ और इकोनोमेट्रिक्स तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। आप कई चैप्टर को तो आप बता ही नहीं पाओगे ये चैप्टर है किसका, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए वो है ब्लू प्रॉपर्टी, है ना। OLS एस्टिमेटर, OLS एस्टिमेटर क्या है। तीसरी चीज़ जो इसमें आपको ध्यान देना है कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, करेक्ट डिसीजन क्या है, इनकरेक्ट डिसीजन क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये चारों चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी है, ठीक है। टाइप 1 एरर हम कब कहते हैं, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये चीज़ें आपने नहीं देखी है तो उसको दोबारा से एक बार देख लो, इससे सवाल बहुत बार आए, ठीक है। सैम्पलिंग के चैप्टर से सवाल आते हैं, थियोरेटिकल सवाल आते हैं। कौन सी सैम्पलिंग, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा ये कौन सी सैम्पलिंग का उदाहरण है, तो आपका कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हेट्रोस्टैटिसिटी और इसके साथ ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इन सभी से भी सवाल आते हैं। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इस पर छोटे छोटे सवाल आपको देखे गए, खासकर ज़्यादातर सवाल आपको मीन मीडियन मोड से उठता है। तीनों का जो रिलेशन है मीन मीडियन मोड का, वो एक फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, इससे ये जो फॉर्मूला है इसको 1-2 बार बना लीजिए, इससे मैथ आते हैं। खासकर मीन, अरिथमेटिक मीन से भी बहुत सारे सवाल देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन का चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं। पहला सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, उसमें मीन मीडियन मोड, इससे सवाल आते हैं। तीनों के रिलेशन का जो फॉर्मूला है उस पर मैथ बना लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन, है ना। रिग्रेशन की 2 लाइन होती है और इन दोनों का जो संबंध है उसको भी ध्यान दे लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, एक बार उस सारे फॉर्मूला को आप लिख डालो। फॉर्मूला याद होगा तो मैथ बन जाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो मैथ नहीं बनेंगे। छोटा मैथ भी छूट जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो बड़े बड़े मैथ भी बन जाते हैं, है ना। चलो इसके बाद हम आ जाए मॉनेटरी, इंटरनेशनल एंड पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी पिछले 4 बार की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी क्यों रही थी, इन्फ्लेशन पर उसका क्या असर रहा था। इससे बहुत ही करंट वाले टॉपिक्स हैं ये, और ये करंट वाले टॉपिक के लिए मैंने आपको एक साइट बताई थी RBI.org, ठीक है। तो कभी आपके पास थोड़ा भी टाइम रहे तो एक बार उस साइट को खोल करके, और उस RBI के साइट पर आप नीचे जाओगे तो करंट रेट्स दिए होते हैं, सारे रेट्स देख लो क्या चल रहा है, कोई नया अपडेट आया है या नहीं। और बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर द हिंदू या फिर आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, पिछले 3 महीने के न्यूज़पेपर से आपने नोट्स में डाला होगा
क्या क्या अपडेट रहे हैं उसको एक बारी आप देख लेंगे, ठीक है। मॉनेटरी में इसके बाद डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। हाई पावर्ड मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, इन सभी से मैथ भी देखे गए हैं। हाई पावर्ड मनी एंड मॉनेटरी मेजरमेंट की जो इकाइयाँ हैं, है ना, L1, L2, L3, इन सभी को एक बार देख लो। M1 मनी क्या है, M2 मनी क्या है, M3 मनी क्या है, इन सभी से सवाल आते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी से आपको कौन सा थ्योरी जो है या कौन से जो इक्वेशंस है किसका दिया हुआ है ना, पीगू का इक्वेशन क्या है, रॉबर्टसन का इक्वेशन क्या है, फिलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये सारा देख लो। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें है दैट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। फिलिप्स कर्व क्या है, ओकुन्स का लॉ क्या है ना, स्टैगफ्लेशन क्या है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने करना है, ठीक है। इंटरनेशनल बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इंटरनेशनल से ज़्यादातर मैच करने वाले सवाल आते हैं, है ना। कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज, कौन सी थियरी किसकी है, एक बार ये आपने लिख लेना है ना। एडम स्मिथ की कौन सी थी, रिकार्डो की कौन सी थी, मिल की कौन सी थियरी थी, ठीक है। रेसिप्रोकल डिमांड थियरी ये किसकी थी, तो कौन सी थियरी किसकी है ये ध्यान दे देना। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में कौन सी एंट्री किस तरफ जाएगी, करंट अकाउंट की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होगी, ध्यान दे लेना, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट फॉरेन एक्सचेंज में जो मेन टर्म्स है ना, हेजर्स किसको कहते हैं, स्पेक्यूलेटर्स किसको कहते हैं, ये सारे टर्म्स को भी आप एक बार ध्यान देना। पब्लिक फाइनेंस में आपको राजकोषीय नीति को बढ़िया से करके रखिए। राजकोषीय नीति से भी सवाल आते हैं। पब्लिक फाइनेंस में बजट करके जाइए। बजट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर राइट नाउ। बजट आ चुका है, बजट में पूरे बजट को एक बार पढ़ लो। दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बजट से कहाँ से सवाल उठा दिया जाए, है ना। जब आप बजट पढ़ रहे हो तो ये सोच के नहीं पढ़ना कि पब्लिक फाइनेंस के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। बजट को ये सोच के पढ़ना कि ये मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए भी पढ़ रहा हूँ, है ना। इंडियन इकोनॉमी में भी इससे सवाल आएंगे, तो पब्लिक फाइनेंस में एक बार तो आप बजट को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के जो भी लॉज हैं, है ना, उनको भी एक बार आप देख लेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस में इतना काफ़ी होता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शेयर ऑफ टैक्सेशन, इससे बहुत सवाल आए हैं कि कर जो हम कहते हैं ना, बर्डन ऑफ टैक्सेशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन किस तरफ जाएगा, कर का भार क्रेता पर पड़ेगा या विक्रेता पर पड़ेगा, इससे मैंने देखा है सवाल बहुत बार आए हैं, तो इसको देख लेना। और मैंने एक थंब रूल बताया है, हमेशा अपने ऐप पर भी पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स को बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट गलती नहीं करते अब तो। थंब रूल को याद रखना कि जिसमें लोच ज़्यादा है उस पर भार कम पड़ेगा, जिसमें लोच कम है उस पर भार ज़्यादा पड़ेगा। तो पब्लिक फाइनेंस का ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बच गया स्टूडेंट। डेवलपमेंट एंड पर्यावरण जो अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण के अभी जो मीटिंग्स हुए हैं उनके मेन मुद्दे क्या थे उनको ध्यान दे लो। कोज थियरम क्या है, बार्गेनिंग लॉ उनका क्या है, क्या कहता है, प्लस एक्सटर्नैलिटी। और एक और चैप्टर है जिससे सवाल मैंने देखा है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी। तो इसमें इतना काफ़ी होगा। एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को तो भाई वो कंपैरेटिव एनालिसिस करो आप, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट में देखा है इतने इजी सवाल डेवलपमेंट से नहीं आते। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कंपैरिजन वाले सवाल ज़्यादा देखे गए हैं, है ना। एक थियरी को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि चलो तकनीकी टेक्नोलॉजी पर किसने बोला था, किसने नहीं बोला था, वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ये बताया था, बहिर्जात बताया था, है ना, अंतर्जात सिद्धांत किसका है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब हो पाएंगी जब आप डेवलपमेंट को बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ जाते हो। तो कल मैंने आप लोगों को जो रिवीजन करवाया था वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। कल ही मैंने वो अपलोड किया है, उसको एक बार ध्यान देना, कौन सी थियरी किसने रखी थी और उसका मेन बात क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आप सभी ने, मैंने देखा आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को व्यू कर रहे हो, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड स्टूडेंट इसके साथ ही साथ जो आप लोगों में से जो हमारे ऐप पर आकर के हमसे जुड़ करके रिवाइज करना चाहते हो, तो मैंने जो MCQs की श्रृंखला डाली है उसमें बीच बीच में मैं लाइव क्लास करके उसको अपडेट भी करती हूँ। आप वो क्वेश्चंस के थ्रू भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एंड मैं दोबारा बता दूं कि मेरे ऐप पर अभी मंथ एंड के लिए क्लास प्लस ने 800 ऑफ का डिस्काउंट कूपन भी दिया है। तो आप लोगों में से जो दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एएसओ, किसी भी एग्जाम्स के लिए ऑल ओवर इंडिया के कोर्सेज मैं करा रही हूँ। सेट का एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो डिफरेंट स्टेट के सेट के पेपर्स भी मैं करवा रही हूँ लाइव, और यूजीसी नेट भी करवा रही हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इट्स नॉट शिप्रा इकोनॉमिक्स। मैंने बहुत ही मेरे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था ये नाम शिप्रानॉमिक्स और मुझे अच्छा लगा, तो शिप्रानॉमिक्स मेरा ऐप है और इसका आइकन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड मेरे बताए हुए चैप्टर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड मेरे इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनको तो पक्का रिवाइज कीजिएगा। तो दिस विल बी योर ग्रेट रिवीजन इन 15 डेज, ठीक है। और एग्ज़ाम से आके आप ज़रूर बताओगे कि मैम ये आपके जो इंस्ट्रक्शन थे काफ़ी हमें यूज़फुल लगे और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।